हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के 25 एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन इस वीडियो में सही हुआ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उनमें से है, इन्वायरनर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? क्या ग्रीक भाषा से लिया गया है, क्या रोमन भाषा से लिया गया है, क्या अंग्रेजी, क्या फ्रेंच? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच भाषा से आपका इन्वायरनर शब्द लिया गया है, जिसका मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण के प्रमुख घटक है। पर्यावरण के प्रमुख दो घटक होते हैं। ठीक है। आपका एक प्राकृतिक घटक होता है और एक आपका मानव निर्मित घटक होता है। प्राकृतिक घटक में जैविक घटक और अजैविक घटक आते हैं और मानव निर्मित में वो आते हैं जो मानव ने स्वयं निर्मित किया है, जैसे कि मकान, ये सभी जो है क्या होंगे, मानव निर्मित के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? क्या जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, क्या भौतिक घटक, क्या मानव निर्मित घटक, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, आपका जो ताप है, मृदा है, प्रकाश है, यह पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जैविक घटक के अंतर्गत सभी जीव जंतु आते हैं। मानव निर्मित यानी कि जो मानव निर्मित किया है उसके अंतर्गत मानव निर्मित आते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? क्या आपके स्थल मंडल में आते हैं, क्या आपके जल मंडल में आते हैं, क्या आपके वायुमंडल, क्या आपके जैव मंडल में? देखिए, पर्वत, पठार, मैदान जो है आपके जल मंडल में नहीं आएंगे, वायुमंडल भी नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका स्थल मंडल है वहाँ पर पर्वत भी आएगा, पठार भी आएगा, मैदान भी आएगा और घाटी भी आएगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका उत्तर चला जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? देखिए, क्या आपका वायुमंडल होगा, क्या आपका जल मंडल होगा, क्या आपका स्थल मंडल, क्या आपका जैव मंडल? देखिए, जो आपका पृथ्वी का 2/3 भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल मंडल से घिरा हुआ है। मान के चलिए पृथ्वी है, जिनमें से आपका जो 71% भाग है वो किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। बाकी बचा जो 29% भाग है वो आपका क्या है? स्थल मंडल है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका 71% जल है उनमें से केवल 1% ऐसा जल हमारे पीने योग्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? क्या आपके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल? तो देखिए, धूल के कण एवं जल के वाष्प जो है आपके वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है, ऑर्गन जो है 0.93% पाया जाता है, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया जाता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? क्या चील बनाता है भाई, क्या कौवा बनाता है, क्या कबूतर बनाता है, क्या कलचीड़ी बनाता है? देखिए, सबसे ऊंचे पेड़ पर आपका जो चील है ना वो क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। अगर आपको चारों ऑप्शन में चील देखने को नहीं मिलता तो आप किस पर टिक लगाते? कौवा पर टिक लगाते। लेकिन आपको अगर चील दिया रहेगा तो चील पर आप टिक लगाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? क्या चील का होता है, क्या कौवा का होता है, क्या फाख्ता का होता है, क्या बसंत गौरैया का होता है? ठीक है। तो देखिए, आपका पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला जो आपका होता है वो चील का होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए? कितने होने चाहिए? क्या 4 होने चाहिए, क्या 6 होने चाहिए, क्या 8 होने चाहिए, क्या फिर 10 होने चाहिए? हमारे भोजन में 6 पोषक तत्व होने चाहिए। कौन कौन से? आपके प्रोटीन होने चाहिए, आपके विटामिन्स होने चाहिए, आपके वसा होने चाहिए, आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, आपके लवण होने चाहिए और आपके जल होने चाहिए। ठीक है। इन सब का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या सूर्य है, क्या वसा है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मनुष्य के शरीर के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। जी, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? मीठे चीज़ों से प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे शरीर का वर्धक भोजन कहा जाता है। तो देखिए जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन को शरीर का वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा आपका सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है। क्या आपका शीत कटिबंधी में, उष्ण कटिबंधी में, उपोष्ण कटिबंधी में या सभी में। तो देखिए जो आपका उष्ण कटिबंधी है वहाँ पर और ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत आपका 2011 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है। क्या गंगा बहती है, क्या यमुना बहती है, क्या तापी बहती है, क्या कावेरी बहती है। तो देखिए जो आपका तापी नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, और याद रखिएगा नर्मदा नदी हो गया, तापी नदी हो गया, लूनी नदी हो गया, फिर माही नदी हो गया, ये सभी जो नदी है किस ओर बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। क्या आपका अरब सागर, क्या आपका लाल सागर, क्या आपका हिंद महासागर, क्या आपका बंगाल की खाड़ी। देखिए जो आपका लक्षद्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका प्रायद्वीपीय पठारों में खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब समझ लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है। ये देखिए आपका मानचित्र डायग्राम है, एक तरफ से भूमि से और तीनों तरफ से मतलब वो पानी से घिरा रहता है या फिर जल से घिरा रहता है, वो आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र को किस इकाई में मापा जाता है। तो आपको पता होगा डाबसन के द्वारा ओजोन छिद्र को नापा जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टोन लेप्रोसी है। स्टोन लेप्रोसी क्या है, पत्थरों का गलना, ये क्या कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन ध्रुव दिखाई देता है, सुबह दिखाई देता है, दोपहर को दिखाई देता है, शाम को दिखाई देता है या फिर रात को। तो देखिए जो आपका लंदन ध्रुव है वो सुबह को दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं हो पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो आपका कुछ आकाशीय पिंड रहते हैं वो जो है वायुमंडल में जलकर राख नहीं होते हैं और चट्टानों के रूप में जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था। क्या उसने मूंग पर किया था, क्या मटर पर, क्या चना पर, क्या मक्का पर। जो मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किस पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। अगला क्वेश्चन है, अगर माँ का रक्त समूह ए है और पिता का जो रक्त समूह है वो बी है तो बच्चे के रक्त समूह ए बी होने की जो संभावना है वो कितनी प्रतिशत है, ये हमें बताना है। क्या 10% होगी, क्या 25%, क्या 50% या फिर 100%। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी प्रतिशत है, 25% है। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका ब्लड ग्रुप ए रहता है वो क्या रहता है, एक्सेप्टर रहता है, और जो आपका ब्लड ग्रुप ओ रहता है वो क्या रहता है, डोनर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है, सभी परिवार के एक जैसे नियम होते हैं, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो देखिए बच्चा जो है स्कूल में सब कुछ नहीं सीखता है। ठीक है, सभी परिवारों के एक जैसे नियम नहीं होते, हर परिवार के अलग अलग नियम होते हैं। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती, क्यों नहीं घट सकती, भाई घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका, माँ बाप से बच्चों में गुणों का स्थानांतरण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, अब कमेंट करके जरूर बताइए कि 25 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही हुआ। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।